नमस्कार, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 37 सेकेंड पैराग्राफ तक कराया था। पेज नंबर 37 सेकेंड पैराग्राफ में कराया था और उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार जो बिंदा है या जिसका नाम है पूरा बिंदेश्वरी, बिंदा का पूरा नाम बिंदेश्वरी है और दूसरा है लेखिका। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। और ये दोनों की दोस्ती है और बिंदा जो है बीमार हो गई है। उसे क्या हो गया? बीमारी चेचक। बिंदा को कौन सी बीमारी हो गई है? चेचक की बीमारी यानी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बिंदा को हो गया है और लेखिका के घर में दो नौकर हैं, एक गोपी है और एक रुकिया है। ये नौकर लेखिका के घर में है। तो लेखिका जब अपने सहेली से मिलती है, माँ को पता चलता है, तो वो लेखिका को मना कर देती है कि आगे से उस नजर रखने के ये फिर से उसे मिलने नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, इसे भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो पेज नंबर 37 थर्ड पैराग्राफ। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बनकर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते मुझसे न के निकलने का आदेश देना भी नहीं भूली। इसी से इधर उधर से झांककर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही ना थी और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी। इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस आंशिक अपमान से आहत मेरा मन सब बुढ़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। तो लेखिका ने जैसा कि बताया कि बिंदा को जो है चेचक की बीमारी यानी चिकन पॉक्स हो गया था और वो बहुत कमजोर थी, उसकी आंखें धंस गई थी और माँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ट्रीटमेंट उसका चल नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी बिंदा की जो लेखिका की जो नौकरानी है रुकिया, उसने लेखिका की माँ से कुछ उनके कानों में कहा। वो सुनते ही लेखिका की माँ रोने लगी और आंसू पोंछते हुए वो बिंदा के घर चली गई और जाते जाते अपनी बेटी को कह दिया कि घर से बाहर पैर मत रखना, और वो चली गई। और उसके बाद लेखिका बाहर माँ ने मना किया, जा नहीं सकती, तो वो खिड़की से देखने लगी। खिड़की से झांक कर देखा कि बिंदा के घर के आगे बहुत सारी भीड़ लगी है। अब इतने लोग बिंदा के घर के आगे क्यों खड़े हैं ये बात उसे पता नहीं चली। जानना चाहती थी, सोचा नौकरानी से पूछूं, रुकिया से, लेकिन वो नौकरानी एकदम बताएगी नहीं। उसको उसके सामने अनुनय विनय करना पड़ेगा। अनुनय विनय करना मतलब बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और लेखिका को ये पसंद नहीं था कि मैं अपने नौकरानी के सामने रिक्वेस्ट करूं, इसलिए वो खामोश रही, बस देखती रही कि बिंदा के घर के आगे बहुत लोग आए हुए हैं। अब लेखिका ने सोचा कि इतने सारे लोग कब आते हैं। अब वो क्योंकि छोटी है तो बच्ची है, तो वो दूसरे तरीके से सोचती है। तो वो सोचती है कि बिंदा के घर में शायद किसी की शादी है और इसलिए जो है इतने लोग आए हैं। तो अब शादी किसकी हो सकती है, तो सबसे पहले उसके मन में आया कौन बड़ा है उस घर में? पंडित जी यानी पंडिताइन चाची के पति, बिंदा के पिता। तो पंडित जी जो है वो उनकी शायद तीसरी शादी हो रही होगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो पंडिताइन चाची जिंदा है, जब वो मर के तारा बन जाएगी तभी तो तीसरी शादी होगी, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर किसकी शादी है? मोहन की। तो सोचा मोहन तो भी इतना छोटा बच्चा है, बैठ भी नहीं सकता खटिया पे, गोदी में बैठता है, दूध पीता है, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। फिर किसकी शादी हो सकती है? तब वो अंदाजा लगाती है कि जरूर अब बिंदा की शादी हो रही है। बस अपने मन में ही वो गैसिंग करती रहती है और ये भूल जाती है कि अभी वो जब गई थी मिलने पिछली बार तो वो बहुत बीमार थी, तो कहीं उसकी हालत तो खराब नहीं है, ये बात उसके दिमाग में नहीं आती। बस ये सोचती है कि इतने सारे लोग आए हैं, तो इतने सारे लोग कब आते हैं? जब किसी की शादी होती है। तो वो सोचती है कि अब बिंदा की शादी हो रही है और इसलिए इतने लोग आए हैं और मुझे बुलाया नहीं शादी में, और अब जो है वो नाराज हो जाती है कि अब मैं बिंदा से कभी बात नहीं करूंगी। तो वो घर में बैठकर अपने गुड़ियाओं से खेलते रहते हैं, गुड़िया को डॉल से, तो उन डॉल से ही बातें करती होता है ना, बच्चे लोग जब कोई उनके पास नहीं होता तो वो अपने खिलौनों से, अपने डॉल से खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो लेखिका भी जो है अपनी गुड़िया से, अपने गुड्डे से बातें करती रहती है और बातें करते करते वो कहती है कि बिंदा ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, तो अब जो है मैं भी कभी उससे बात नहीं करूंगी।
और कभी भी मेरे घर में भी अगर कुछ ऐसा फंक्शन होगा तो मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। तो इस तरह से वो मन ही मन ये मान लेती है कि बिंदा की शादी हो रही है और इसलिए इतने लोग आए हैं। कई दिन तक बिंदा के घर छान छान कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के पास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तो लेखिका कहती हैं फिर कई दिन तक हो गए, उस भीड़ खत्म हो गई और लेखिका अब सोचने लगी कि बिंदा शादी करके अपने ससुराल चली गई है। अब वो सोचती है कि ससुराल से कभी तो बिंदा लौटेगी, तब मैं उससे मिलूंगी और बात करूंगी। तो रोज वो खिड़की से देखती रहती थी, उसके घर तो जा नहीं सकती, माँ ने मना कर दिया था। तो जब बहुत दिन तक भी वो खिड़की से देखने पर नजर नहीं आई, छत पे से भी देखा नहीं दिखाई दी, तब लेखिका ने अपनी माँ से पूछा कि बिंदा अपनी ससुराल से कब लौटेगी। उसने लेखिका ने अपनी माँ से पूछा कि बिंदा अपने ससुराल से कब लौटेगी। तो तब माँ ने उसे बताया कि बिंदा तो अपनी माँ के पास चली गई है। अब माँ के पास कहाँ गई है, ये बात लेखिका को समझ में नहीं आई। उसने सोचा, बिंदा ने बताया था कि उसकी माँ जो है आकाश में तारा बनकर रहती है, तो लेखिका ने भी सोचा कि बिंदा भी वहाँ आकाश में ही चली गई है और वो भी एक तारा बन गई है, वो मर गई है। ये बात अभी लेखिका को समझ में नहीं आती है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखिका बहुत छोटी है। तो जब लेखिका की माँ ने कहा कि बिंदा तो अपनी आकाश में रहने वाली माँ के पास चली गई है, जहाँ पे वो तारा बनकर है, तो बिंदा भी वहीं चली गई है। तो उसके बाद लेखिका जो है रात में आकाश की तरफ देखती रही, तारों को देखती रही और सोचती रही कि इनमें से कौन सा तारा बिंदा की माँ हो सकती है, क्योंकि बिंदा की माँ को तो पहचानती है, उसने बताया था कि बहुत चमकीला तारा जो है वो उसकी माँ है। अब इसमें से कौन सा तारा बिंदा है, ये बात लेखिका को समझ में नहीं आई और वो पहचान भी नहीं सकी। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई है। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो लेखिका कह रही है कि उस दिन की बात को मरे करीब 30-40 साल हो गए हैं इस बात को, और लगता था कि बिंदा की कहानी वहीं खत्म हो गई है, लेकिन आज लगा कि बिंदा की कहानी कभी शेष नहीं होगी, शेष यानी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि बिंदा जैसी कितनी लड़कियां हैं जो अभी भी सौतेली माँ के अत्याचार को सह रही हैं और दुबली पतली सी कमजोर सी रहती हैं, डरी हुई सहमी रहती हैं और उनके पिता अपनी बेटी की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और माँ के अत्याचार से वो प्रताड़ित होती है। तो ये बात लेखिका को कैसे पता चली, स्टार्टिंग में हमने कहानी में पढ़ा था कि लेखिका बैठी थी, उनके सामने एक सज्जन व्यक्ति आए थे और अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए एडमिशन फॉर्म लेखिका को दिया था और उसमें लेखिका ने देखकर कहा था कि इसमें इसकी उम्र ज़्यादा है, आप ठीक से लिख दो, गलत है, क्योंकि उसमें 14 साल लिखा था और सामने बैठी लड़की 9 साल की लग रही थी। तब उनके पिताजी ने, उस आदमी ने क्या कहा कि नहीं, ये तो अभी पिछले साल ही 14 साल की पूरी हो गई है। तो और तब लेखिका के मन में एक सवाल पैदा हुआ, आश्चर्य से जैसे वो देखने लगी, तो उस आदमी ने कहा कि मैंने दूसरा विवाह किया है और आप तो जानते हैं कि सौतेली माँ कैसे होती हैं। और जब उन्होंने ये बात कही तो लेखिका समझ गई कि वो लड़की 14 साल की होकर भी 9 साल की छोटी बच्ची जैसी कमजोर दुबली पतली है, डरी हुई है, कांप रही है, हाथ ठंडे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो ऐसी हालत किसकी थी, तब उन्हें याद आया कि बिल्कुल ऐसी हालत उनकी एक सहेली की थी, बिंदा, जो 30-40 साल पहले उनकी जिंदगी में आई थी और उसको भी सौतेली माँ ऐसे ही थकाती थी। और उसके बाद लेखिका पूरी कहानी जो है याद करती है बचपन की, और वो आदमी तो अपनी बेटी का एडमिशन करा के चला जाता है, लेकिन लेखिका बैठकर अपने ऑफिस में वो बातें सोचती है। तो सोचने के बाद पूरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है और खत्म होने के बाद लेखिका ये कहती हैं कि बिंदा की कहानी लगातार ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज पता चला खत्म नहीं हुई है। इस छोटी लड़की को उन्होंने देखा और कितनी कमजोर डरी हुई है, तो इसका मतलब ऐसी कितनी सारी बिंदा अभी भी दुनिया में है और जो सौतेली माँ के अत्याचार को सह रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त हुई और अब जो है हम इसके नोट्स लिखेंगे। और पिछले मैंने जब मीराबाई के पद कराए थे तो उसमें पहले नोट्स लिखाने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना, तो सिलेबस का पूरा आपको पता है, वही करेंगे। तो अब जो है इसके नोट्स लिख लीजिए, 1 मार्क्स के आंसर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्यांश वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। महादेवी
की बाल्य सखी का नाम लिखिए। देखिए आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी ऐसा मेरा विश्वास है, तो प्रश्न आप अपनी किताब में देख के लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रश्न यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी के पास टेक्स्ट बुक ना हो, तो दोनों चीजें मैं लिख रही हूँ। तो अब उत्तर लिखिए। महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। तो आंसर है, एक वर्ड में भी आप लिख सकते हैं बिंदा, बिंदा या बिंदेश्वरी। सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम बिंदा या बिंदेश्वरी था, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था, बहुत संक्षिप्त था। महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था? आंसर है संसार का अनुभव। आंसर लिखिए, उत्तर है संसार का अनुभव। सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो महादेवी वर्मा का संसार का अनुभव बहुत ही संक्षिप्त था। नेक्स्ट, पंडिताई चाची के अलंकार, पंडिताई चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता दे देते थे? उन्हें किसकी समानता देते थे? उत्तर है, किसकी समानता देते थे? उत्तर लिखिए। गुड़िया की समानता। देखिए आंसर है गुड़िया की समानता देते थे। फोर्थ, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? बिंदा को लेखिका का काम किसके तमाशे जैसा लगता था? आंसर है बाजीगर के तमाशे जैसा। फोर्थ, बाजीगर के तमाशे जैसा। तमाशे जैसा। नेक्स्ट,
की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? जिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? आंसर है पिंजरे में बंद चिड़िया की। पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। कंप्लीट आप कर लेना। 6th वन। 6th क्या है? बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा? चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा? उत्तर लिखें। बिंदा ने चमकीले तारे की ओर उंगली उठाते क्या कहा? वह रही मेरी अम्मा। लिखे इनवर्टेड कॉमा में, वह रही मेरी अम्मा। तो ये बातें बिंदा ने एक तारे की ओर उंगली उठाकर कहा था। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले? महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी? दंड से परिचित हो चुकी थी। उत्तर क्या आएगा इसका? पंडिताइन चाची के न्याय विधान में। फर्स्ट 7। तो आंसर है पंडिताइन चाची के। आंसर लिखिए, पंडिताइन चाची के। पंडिताइन चाची के न्याय विधान में मिलने वाले दंड से वे परिचित हो चुकी थी। अब इधर कंटिन्यू करूंगी मैं। तो नेक्स्ट क्या है? 7 हो गए, 8वां।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इस वीडियो में इतने काफी, ओके।